नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। ललिता जी, आज हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाया हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पिएंगे जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। अजी, आप भी ना। आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? हमारी दोनों बहुएं देखेंगी तो क्या बोलेंगी? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे ललिता जी, शायद आप भूल रही हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सकें। बूढ़े हो गए हैं तो क्या, आखिर हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार। इतना सुनते ही ललिता जी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पर लेटे हुए सूर्यकांत जी का यह स्वप्न बारिश की तेजी से बरसती हुई बूंदों ने तोड़ दिया। एक ही झटके में वे अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंदों से कहीं चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली ना हो जाए, ये सोचकर सब कुछ अंदर रखने लगे। लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए सूर्यकांत जी लगभग पूरे भीग चुके थे। गिले कपड़े पहने हुए ही सूर्यकांत जी लाठी की टेक और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। उनका शरीर ठंड लगने के कारण कपकपा रहा था। उन्होंने छोटी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू, एक कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ, छोटी बहू ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा रमेश नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू उनके लिए चाय लेकर आएगी, लेकिन सुबह के 9 बज गए थे। अब तक तो उनके भीगे हुए कपड़े भी सूख चुके थे, लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। अपने पोते प्रियांशु के हाथ बहू को चाय बनाने के लिए भी कहा, लेकिन फिर प्रियांशु ने आकर बताया, दादाजी, मम्मा अभी फ़ोन पर बात कर रही हैं, थोड़ी देर में आकर चाय देगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। बहू अभी तक फ़ोन पर ही चिपकी हुई थी। अपनी माँ के साथ बात करने के चक्कर में बहू रोज़ चाय को देर कर देती है। वे अकेले में बड़बड़ाने लगे। अभी 1 वर्ष पहले की बात थी कि शादी की सालगिरह पर सूर्यकांत जी और उनकी पत्नी ललिता जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरे परिवार दिया है। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की नज़र लग गई। कुछ ही दिनों बाद ललिता जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई ललिता, मुझे इस क्रूर भरी दुनिया में अकेले छोड़कर? सोचते हुए सूर्यकांत जी की आंखें नम हो गईं। आधा घंटा और बीतने के बाद बहू कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रखती। पहले घूंट में ही दिल से आवाज आई, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू को कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करें, और ज्यादा कुछ नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती तो मेरे मन को तृप्ति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान लिया है कि कभी मेरी पसंद की चाय मुझे बनाकर देगी ही नहीं। ये भी कोई चाय हुई भला, उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और चाय पत्ती दूध के नाम पर। एक घूंट। कितनी बार कहा है कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, तो मीठा थोड़ा कम डाल दिया करो। बहू सुबह का नाश्ता देर से देती है तो कम से कम चाय के साथ बिस्किट या 2 ब्रेड ही दे देती, पेट को भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाती। सोचने लगे, बहू को कहने का भी क्या फायदा, जवाब तो मालूम है। जैसा भी बना रही है चुपचाप खा पी लिया करो और राम नाम की माला जपा करो। ज्यादा टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यकांत जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बेटों ने 2 मंजिला घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे और बहू ने ले लिए और नीचे के 2 कमरे बड़े बेटे और बहू ने ले लिए। सूर्यकांत जी और उनकी पत्नी का जो कमरा हुआ करता था, उसमें भी बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों को कमरा ही बना दिया।
अपनी पत्नी ललिता जी के जाने के बाद से दोनों बहुओं की आपस में खुसर फुसर होती देखकर सूर्यकांत जी को कुछ ऐसी ही बात का अंदेशा तो पहले ही लग चुका था, वरना यही दोनों बहुएं थीं जो एक दूसरे का चेहरा देखकर भी खुश नहीं होती थीं। लेकिन अपने ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया था। दोनों बेटों ने सूर्यकांत जी का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। सूर्यकांत जी के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से 2 गुना कर दिया था। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर चारपाई पर ही सो जाते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते थे। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहू दिवाली की सफाई करने के उपरांत फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दोनों बेटे और बहुएं अलग अलग रहने लगे और सूर्यकांत जी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। 2 बहुएं में बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नायाब हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाए। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेंगी और शाम की चाय और रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि रोज सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। कभी कभी तो सूर्यकांत जी अपना सब्र खो बैठते और गुस्से में कह देते, मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू तुरंत जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद बड़ी बहू थी कि 2 रोटी से ज्यादा बनाने में भी उसे तकलीफ होती थी। उस खाने से उनका पेट भी ना भर पाता। शाम के समय भूख से तड़पते हुए सूर्यकांत जी सोचने लगे कि बहू को कुछ कहता हूं तो उल्टा 4 बातें सुना देती है कि अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाना अच्छी बात नहीं है, और फिर आप कोई काम करने थोड़ी जाते हो। इतना खाना खाओगे तो पचाना मुश्किल हो जाएगा, और यदि बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाइएगा ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके बेटों के सामने भी सुना दिया करती थीं, और मजाल है कि पत्नी व बेटे अपनी पत्नियों का विरोध करते। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर सूर्यकांत जी भरी आंखों के साथ वापस अपने कमरे में लौट गए। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगे। देख लिया ललिता, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थीं, मेरे आत्मसम्मान पर आंच तक नहीं आने देती। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थीं, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है, मैं चुप करके खा लेता हूँ। अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र बचा है। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जब तुम मुझसे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर तो चैन तो तुम भी नहीं पाती होगी। सूर्यकांत जी सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उसी पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है, लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन आ रही है, तब भी बेटे बहू का यह हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। सूर्यकांत जी सोचने लगे, उम्र होने के बावजूद भी ललिता ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, किसी बेटे को एक सब्जी पसंद ना होती तो झट से दूसरी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन अपने बेटों को खाली पेट नहीं सोने देती थी। शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे। मैं हमेशा कहता था, देखना ललिता, हम दोनों तो अपना बुढ़ापा बहुत सुख में काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने अपने बेटों को, अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते थकते नहीं थे।
फिर दोनों बेटों की शादियां हो गईं। बहुएं तो बड़ी तेज तर्रार थीं, लेकिन अपनी सास का पूरा मान सम्मान करती थीं, या यूं कहे कि इज्जत देने का ढोंग करती थीं, क्योंकि उनकी सासू माँ ने पूरा घर जो संभाल रखा था। आधे से ज्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वह रात याद है जब ललिता जी 110 डिग्री बुखार में तप रही थीं। दर्द के कारण सिर फटा जा रहा था। कितना कहा था उन्होंने अपने दोनों बेटों को कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों ही बेटों ने यही कहकर डाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली ना होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है ना। इस बात का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। शायद नींद उन्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं ललिता के लिए दवाई लेकर आया था, लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ललिता तो मेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से ही विदा हो गई। उसके जाने के बाद तो जैसे मैं लावारिस ही हो गया हूँ। ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूँ 2 वक्त की रोटी तो खाऊंगा ही ना। क्यों मेरी 2 रोटियां भी इन लोगों को आज भारी लग रही हैं। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते सूर्यकांत जी की कब आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सूर्यकांत जी सुबह और शाम के समय पार्क में जा बैठते। वहां हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बहल जाता था। एक दिन वे और उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो हरिश्चंद्र जी बोले, आज बहू गट्टे की सब्जी बना रही है। क्या बताऊं, गट्टे की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि दिल ही नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो सूर्यकांत जी की आंखों में चमक आ गई। गट्टे की सब्जी तो मेरी पत्नी ललिता भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब 2 बहुओं को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर अपने दिल में समेटकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो छोटी बहू भी अच्छा बनाती है। इस पर हरिश्चंद्र जी बोले, अरे सूर्यकांत, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी हरिश्चंद्र जी नहीं माने और जिद करके सूर्यकांत जी को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। खाना खाकर सूर्यकांत जी के दिल को बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन 1-2 दिन बाद ही उनकी बड़ी बहू सूर्यकांत जी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसे कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की ही इज्जत का ख्याल कर लिया होता। मोहल्ले भर में नाक कटवा कर रख दी आपने तो। सूर्यकांत जी जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे, वह बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बताकर गई है कि आप अपने दोस्त के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने कहा तो उसके सुअर में सुअर मिलाती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर इन्हें 2 समय की रोटी भी नहीं खिला सकते? दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर सूर्यकांत जी का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अपराध की भावना के कारण वे कुछ बोल न पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे, यदि मुझे मेरे अपने घर में भर पेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर में खाना खाने क्यों जाता? अगर मैंने हरिश्चंद्र जी के घर एक दिन खाना खाया है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसे हो गया? मैं भी कब तक भूखा रहूं? आखिर दिल तो मेरा भी करता है पेट भर स्वादिष्ट खाने का।
अगले दिन सुबह सूर्यकांत जी जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थीं। एकाएक उन्हें याद आया, आज तो ललिता जी की बरसी है। आज के दिन ही तो ललिता हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज ललिता की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था। भरवा बैंगन की सब्जी, हलवा, पूरी और खीर बनाई जा रही थी। दही बल्ले और दाल की कचौरी भी बनाई गई थी। सूर्यकांत जी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक नहीं दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, बहुत ज्यादा भूख लगी है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार ही बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसी भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय रुक नहीं सकते। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप खाना कैसे खा सकते हैं। अरे तो 1 कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। सूर्यकांत जी की यह बात सुनकर बड़ा बेटा, जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था, गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है, फिर पंडित जी के लिए क्यों रुक रहे हो? सूर्यकांत जी ने कहा, बाबूजी, आपके लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले पंडित जी खाएंगे, फिर आप खाएंगे, बेटे ने शांति से कहा। सूर्यकांत जी अब बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने फिर से कमरे में जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहा, तुमने तो घर के भीतर एक छोटा सा स्वर्ग बसाकर रख दिया था ललिता। मुझे तुमने एक बार भी भूखा सोने नहीं दिया था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में अनाथ हो गया हूँ। मेरी रोटियां भी अब मेरी बहुओं को तंग करने लगी हैं। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाइएगा ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके बेटों के सामने भी सुना दिया करती थीं, और मजाल है कि पत्नी व बेटे अपनी पत्नियों का विरोध करते। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर सूर्यकांत जी भरी आंखों के साथ वापस अपने कमरे में लौट गए। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगे। देख लिया ललिता, तुमने, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थीं, मेरे आत्मसम्मान पर आंच तक नहीं आने देती। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थीं। लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है, मैं चुप करके खा लेता हूँ। अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र बचा है। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जब तुम मुझसे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर तो चैन तो तुम भी नहीं पाती होगी। सूर्यकांत जी सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उसी पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है, लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन आ रही है, तब भी बेटे बहू का ये हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। सूर्यकांत जी सोचने लगे। उम्र होने के बावजूद भी ललिता ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, किसी बेटे को एक सब्जी पसंद ना होती तो झट से दूसरी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन अपने बेटों को खाली पेट नहीं सोने देती थी। शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे। मैं हमेशा कहता था, देखना ललिता, हम दोनों तो अपना बुढ़ापा बहुत सुख में काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने अपने बेटों को। अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते थकते नहीं थे। फिर दोनों बेटों की शादियां हो गईं। बहुएं तो बड़ी तेज तर्रार थीं, लेकिन अपनी सास का पूरा मान सम्मान करती थीं, या यूं कहे कि इज्जत देने का ढोंग करती थीं, क्योंकि उनकी सासू माँ ने पूरा घर जो संभाल रखा था।
आधे से ज़्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वह रात याद है जब ललिता जी 110 डिग्री बुखार में तप रही थी। दर्द के कारण सिर फटा जा रहा था। कितना कहा था उन्होंने अपने दोनों बेटों को कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों ही बेटों ने यही कहकर डाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली ना होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है ना। इस बात का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। शायद नींद उन्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं ललिता के लिए दवाई लेकर आया था, लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ललिता तो मेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से ही विदा हो गई। उसके जाने के बाद तो जैसे मैं लावारिस ही हो गया हूँ। ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूँ 2 वक्त की रोटी तो खाऊंगा ही ना। क्यों मेरी 2 रोटियां भी इन लोगों को आज भारी लग रही हैं। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते सूर्यकांत जी की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सूर्यकांत जी सुबह और शाम के समय पार्क में जा बैठते। वहां हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बहल जाता था। एक दिन वे और उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो हरिश्चंद्र जी बोले, आज बहू गट्टे की सब्जी बना रही है। क्या बताऊं, गट्टे की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि दिल ही नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो सूर्यकांत जी की आंखों में चमक आ गई। गट्टे की सब्जी तो मेरी पत्नी ललिता भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब 2 बहुओं को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर अपने दिल में समेटकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो छोटी बहू भी अच्छा बनाती है। इस पर हरिश्चंद्र जी बोले, अरे सूर्यकांत, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी हरिश्चंद्र जी नहीं माने और जिद करके सूर्यकांत जी को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। खाना खाकर सूर्यकांत जी के दिल को बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन 1-2 दिन बाद ही उनकी बड़ी बहू सूर्यकांत जी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसे कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की ही इज्जत का ख्याल कर लिया होता। मोहल्ले भर में नाक कटवा कर रख दी आपने तो। सूर्यकांत जी, जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे, वह बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बताकर गई है कि आप अपने दोस्त के यहाँ खाना खाते हैं, बड़ी बहू ने कहा। तो उसके सूर में सूर मिलाती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर इन्हें 2 समय की रोटी भी नहीं खिला सकते? दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर सूर्यकांत जी का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अपराध की भावना के कारण वे कुछ बोल ना पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे, यदि मुझे मेरे अपने घर में भर पेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर में खाना खाने क्यों जाता? अगर मैंने हरिश्चंद्र जी के घर एक दिन खाना खाया है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसे हो गया? मैं भी कब तक भूखा रहूं? आखिर दिल तो मेरा भी करता है पेट भर स्वादिष्ट खाने का। अगले दिन सुबह सूर्यकांत जी जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थीं। एकाएक उन्हें याद आया, आज तो ललिता जी की बरसी है। आज के दिन ही तो ललिता हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज ललिता की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था।
भरवा बैंगन की सब्जी, हलवा, पूरी और खीर बनाई जा रही थी। दही बल्ले और दाल की कचौरी भी बनाई गई थी। सूर्यकांत जी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक नहीं दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, बहुत ज्यादा भूख लगी है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार ही बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसी भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय रुक नहीं सकते। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप खाना कैसे खा सकते हैं। अरे तो 1 कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। सूर्यकांत जी की यह बात सुनकर बड़ा बेटा जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था, गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ। इस पर छोटा बेटा जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था, कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हुआ? आप हर समय शिकायतें क्यों करते रहते हैं? अपमान के घूंट पीते हुए सूर्यकांत जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद सभी पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे थे, लेकिन सूर्यकांत जी को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था। वे सोचने लगे, हाय रे विधि के विधान, यह कैसा दस्तूर है कि जीते जी अपने बुजुर्गों को ये लोग पूछते नहीं कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीजें बनाई जा रही हैं और पंडितों को खिलाई जा रही हैं। मन ही मन सोचने लगे, काश इंसान अपने बुजुर्गों के जीते जी उनकी सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमाते हुए कहा, लीजिए, खा लीजिए खाना। जैसे ही सूर्यकांत जी भोजन का पहला निवाला मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे और कहने लगे, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रहे हैं। यदि यह सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूर्यकांत जी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे यह बेइज्जती भरा खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। सूर्यकांत जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं उन्हें गुस्से से देख रहे थे, लेकिन आज बाबूजी डर कर बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, 2 बेटे और बहुओं की होने के बावजूद भी मुझे भर पेट खाना नहीं खिला सकते, और यदि 1-2 दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा भी लिया तो उसमें भी तुम्हारी नाक कट गई। इस पर भी जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई हैं, वह अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन वाकई मैं भूख से मरा जा रहा था। यह सुनकर बेटे को एक झटका सा लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खाने गए। बहुओं की तरफ देखते हुए सूर्यकांत जी बोले, कभी आज तक तुम लोगों ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाई है? मुझे बेटा, मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है, लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने को तरसता हूँ। मैं तुम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करना जानते हो, उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाना जानते हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वाद खाना भी ऐसे पकड़ती हो, मुझे जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। सुबह उठकर बार बार चाय मांगता हूँ, तब जाकर कहीं चाय मिलती है, और वह भी उबले हुए पानी जैसा स्वाद आता है। 3 वक्त की रोटी तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है। तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया ताकि तुम्हें सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो उसमें भी मैं भूखा रह जाऊं तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं बेटा कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूं। कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा।
और इसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस इच्छा का मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने की या मेरा श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, इतना कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ न बोल पाए। सूर्यकांत जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर दोनों बेटों और बहुओं की आंखें शर्म से झुक गईं। हरिश्चंद्र जी, जो सूर्यकांत जी की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, यही बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाए। यदि जीवित व्यक्ति को खाना खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फायदा। इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व भी तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा, एक हो या दो, आखिर फर्ज तो उनका बनता है। सभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और अपनी अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माँ पिताजी का जो कमरा उन्होंने बच्चों को दे दिया था, उसे खाली करके उसमें पिताजी का सामान वापस रखा जाए और पिताजी के खाने पीने का खास ध्यान रखने की हिदायत दी। आज सूर्यकांत जी अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविज़न देखने का आनंद ले रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।